नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि यदुवंशी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो दोस्तों, आज का वीडियो लेके आया हूं। देयर आर वेरियस पोस्ट पर्टिकुलरली इन इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसका काम होता है भारतीय तटों की रक्षा करना, जो कि इंडियन नेवी को भी सपोर्ट करता है। इंडियन नेवी समुद्र के अंदर प्रहरी का काम करती है, इंडियन कोस्ट गार्ड कोस्टल एरिया की सिक्योरिटी देता है। इसमें ऑफिसर बनने का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। डिफरेंट कैटेगरी में आप ऑफिसर बन सकते हैं, जिसमें कि जनरल ड्यूटी, कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस, या फिर टेक्निकल पोस्ट में जा सकते हैं। इसमें इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर आप लॉ किए हैं तो लॉ ऑफिसर भी बन सकते हैं। ये सेकंड बैच है 2023 बैच के लिए। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड किए गए हैं 17 अगस्त से लेकर 7 सितंबर के बीच में। तो देखिए 7 सितंबर लास्ट डेट है और आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज है 24 अगस्त। तो दोस्तों काफी टाइम है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में आप कवर करूंगा क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी पोस्ट है, सिलेक्शन कैसे होगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, बट डेफिनेटली एट द एंड ऑफ द वीडियो इन पोजीशन टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट ऑनलाइन। और जितने भी नए साथी मेरे चैनल पे पहली बार पधारे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना भूलें, क्योंकि ऐसे ज्यादातर वीडियोस में लाता रहता हूं, सबसे पहले आपके पास में पहुंचेगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसा आप ऑन स्क्रीन देख रहे हैं, ये एडवर्टाइजमेंट आप इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें जो वैकेंसी आई है वो है आपकी ग्रुप ए रजिस्टर्ड ऑफिसर के लिए। इसके ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। वेबसाइट यहाँ पे दी गई है www.joinindiancoastguard.cdac.in। जब आप यहाँ पे जाओगे तो ये एडवर्टाइजमेंट भी आपको मिल जाएगा, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर देखें तो जनरल ड्यूटी ब्रांच के लिए आपकी जो एज है वो आप जन्मे हो 1 जुलाई 1997 से लेकर 30 जून 2021, वो डेट्स इंक्लूसिव। इसके साथ में इसमें 5 साल का जो है रिलैक्सेशन भी मिल सकता है, जो ऑलरेडी इंडियन कोस्ट गार्ड में सर्विस दे रहे हैं या उनके पर्सनल उसके इक्विवेलेंट पर्सनल हैं आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड नेवी के अंदर में, उनको 5 साल का रिलैक्सेशन भी मिल रहा है। बट उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है 1 जुलाई 1997 से 30 जून 2001 के बीच में हो, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं जनरल ड्यूटी ब्रांच के लिए। और ये केवल एप्लीकेबल है मेल कैंडिडेट के लिए। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसे कि ऑफिशियल पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो ग्रेजुएशन है, तो देखिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विद 60% मार्क्स, कट ऑफ दिया गया है। मैथमेटिकल फिजिक्स ये आपका 2 सब्जेक्ट होने चाहिए 10+2 लेवल में। जब आपने 10+2 किया हो तो मैथ फिजिक्स होना इसमें कंपलसरी है, जिसमें आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, ये जरूरी है। और कैंडिडेट जिनने ग्रेजुएशन डिप्लोमा के बाद में किया है, ठीक है, तो इसमें भी कह दिया गया है कि 55% मार्क्स होने चाहिए आपके डिप्लोमा में, उसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना चाहिए सब्जेक्ट, दैट इज कंपलसरी अगर जनरल ड्यूटी ब्रांच में जा रहे हैं। अगर कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस धारी हैं आप और आप इसमें जा रहे हैं तो इसकी भी एज लिमिट जो है 1 जुलाई 1997 से लेकर 30 जून 2003 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है तो आप एलिजिबल हैं। और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए एप्लीकेबल है, दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं कॉमर्शियल पायलट के लिए। और इसमें देखिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मेंशन किया गया है, आपका 12th क्लास होना चाहिए, इक्विवेलेंट होना चाहिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट विद मिनिमम 5% मार्क्स। ये 55% मार्क्स जो हैं फिजिक्स और मैथ में होने चाहिए, ये कंपलसरी है, ये कट ऑफ यहाँ पे बोला गया है। कैंडिडेट जिन्हें कंप्लीट किया है डिप्लोमा वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते उनके 55% मार्क्स होने चाहिए डिप्लोमा में, फिजिक्स और मैथ उनके डिप्लोमा के करिकुलम में इंक्लूड होना चाहिए। और उसके साथ साथ उनके पास में करंट का कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस जो कि इश्यू किया गया हो या फिर वैलिडेट किया गया हो डीजीसीए द्वारा, जिसे कहते हैं डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन, ऑन द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। नेक्स्ट पोस्ट देख लेते हैं टेक्निकल पोस्ट में मैकेनिकल के लिए जो है डेट ऑफ बर्थ दी गई है 1 जुलाई 1997 से लेकर 30 जून 2001 के बीच में उनका जन्म हुआ हो तो अप्लाई कर सकते हैं। ये केवल ये पोस्ट जो टेक्निकल मैकेनिकल की है वो मेल कैंडिडेट के लिए है। इसके लिए आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए, आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री हो, नेवल आर्किटेक्ट या मैकेनिकल, मारीन, ऑटोमोबाइल, मैकेट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल, प्रोडक्शन, मेटलर्जी, डिजाइन, एरोनॉटिकल, एरोस्पेस 60% मार्क्स के साथ में। देखिए सारी डिसिप्लिन इसमें कवर हो गई, एरोस्पेस भी है, एरोनॉटिकल भी है, नेवल आर्किटेक्ट है, मैकेट्रॉनिक है, मैकेनिकल है, ऑटोमोबाइल है, आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मेटलर्जी इंजीनियरिंग, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या आपकी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन हो
इन वो जो डिसिप्लिन ऊपर मेंशन की गई उनके साथ में इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर से, ठीक है, जिसमें आप सेक्शन ए एंड सेक्शन बी एंड एसोसिएट मेंबर एग्जामिनेशन ऑफ एएमआई भी एप्लीकेबल है। मैथमेटिक्स और फिजिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए आपकी 10+2 में, जो कि सेकंड पैराग्राफ में बोल दिया गया है। 10+2 एंड +3 स्कीम में 55% मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स में। जिनने ग्रेजुएशन डिप्लोमा के बाद में किया है तो डिप्लोमा 55% मार्क्स का होना चाहिए, उसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। तो ये हो गया टेक्निकल मैकेनिकल के लिए। अगर टेक्निकल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की देखें, इनकी भी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1997 से लेकर 30 जून 2001 के बीच में होना चाहिए। मेल कैंडिडेट के लिए पोस्ट सुटेबल है और इनके लिए भी क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम है। आपकी बीटेक होनी चाहिए, इंजीनियरिंग डिग्री इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, या टेलीकम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और पावर इंजीनियरिंग में 60% एग्रीगेट मार्क्स के साथ में, ठीक है। और या फिर आपकी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अगर आपने की है इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर से एज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सेक्शन ए एंड सेक्शन बी एंड देयर एसोसिएट मेंबरशिप एग्जामिनेशन किया हो एएमआई से, तो भी आप पढ़ सकते हैं। मैथमेटिक्स फिजिक्स आपका होना चाहिए, 55% मार्क्स भी होने चाहिए इनमें 10+2 +3 ग्रेड में। या आपने डिप्लोमा किया है ग्रेजुएशन से पहले तो डिप्लोमा में 55% मार्क्स होने चाहिए। उसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपलसरी है, करिकुलम होना चाहिए। अब अगर लॉ एंट्री की बात करें तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1993 से लेकर 30 जून 2001 के बीच में होनी चाहिए। उसमें 5 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है उन सब के लिए सर्विंग है कोस्ट गार्ड में या फिर इक्विवेलेंट पर्सनल आर्मी एंड एयरफोर्स और नेवी में। और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए एप्लीकेबल है लॉ एंट्री। और इसमें आपके पास डिग्री होनी चाहिए लॉ में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 60% मार्क्स के साथ में। अब देखिए जो एसएसए दिया गया था उसको कहा जाता है शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट, जो कि केवल पायलट ग्रेड के लिए दिया गया है। यहाँ पर देखिए कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस शॉर्ट सर्विस ये दिया गया है अपॉइंटमेंट। शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट आपका असिस्टेंट कमांडेंट के 8 साल के लिए ये भर्ती है, जो कि 10 साल के लिए एक्सटेंड की जा सकती है और उससे भी आगे फर्दर एक्सटेंशन है तो मैक्सिमम 14 साल की सर्विस आप दे सकते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ में। अब इसमें देखिए कुछ पॉइंट्स मेंशन कर दिए गए हैं जो मैं ब्रीफली आपको बता देता हूं। अपर एज लिमिट है जो 5 साल का जो रिलैक्सेशन है SC ST को दिया जाएगा, 3 साल का ओबीसी नॉन क्रीमिनल लेयर को भी मिलने वाला है एज पर दी रिजर्वेशन रूल। 5% जो रिलैक्स इसमें जो है मैक्सिमम 5% रिलैक्सेशन है जो डिग्री सर्टिफिकेट जो SC ST कैंडिडेट के हैं, और वहीं पर रिलैक्सेशन जो 12th क्लास में है वो रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा CPL जो शॉर्ट सर्विस एंगेजमेंट वालों को। जो कैंडिडेट हैं जिनके पास में डिग्री जो CGPA में मेंशन की गई है उनको CGPA को कन्वर्ट करके परसेंटेज में देखना है और हिसाब से अप्लाई करना है। और कैंडिडेट जो जिनके पास में इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन है जैसे इंटीग्रेटेड एमटेक प्रोग्राम है वो अप्लाई कर सकते हैं अगर उनके पास में सर्टिफिकेट इश्यूड है फ्रॉम रेस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी से, वो सर्टिफाई करें कि उनने ये क्वालिफाइड डिग्री की है परसेंटेज और क्लास में एज पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स, तो उनके पास में डिग्री में लिखा होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। उनको ये सर्टिफिकेट अपलोड करना है जिसपे आपका नाम, फादर्स का नाम, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर वगैरह अपने उस पर होने चाहिए सर्टिफिकेट के ऊपर। इनकम सर्टिफिकेट जमा करना है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो एज पर दी फॉर्मेट लेटेस्ट वन आपको इकोनॉमिक सर्टिफिकेट, इकोनॉमिक वीकर सर्टिफिकेट भी आपको जमा करना है। देखिए बोल्ड लेटर में 7th पॉइंट है, इस पर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। इंडियन कोस्ट गार्ड ने कुछ फिक्स्ड क्वालिफाइंग मार्क्स अपने डिसाइडेड किए हैं सारे एग्जामिनेशन में, उसके अकॉर्डिंग ही आपका सिलेक्शन होना है। अगर वैकेंसी का कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो जनरल ड्यूटी में और CPL जो कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस है शॉर्ट सर्विस एंगेजमेंट के लिए, उसमें 7 SC के लिए है, 4 ST के लिए है, 14 OBC के लिए है, 3 इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, जनरल कैटेगरी के 22 पोस्ट, टोटल मिला के 50 पोस्ट है जनरल ड्यूटी और CPL के लिए। वहीं टेक्निकल इंजीनियरिंग की बात करें और टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की बात करें तो 3 SC के लिए, 2 ST के लिए, 5 OBC के लिए, 1 इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए और 9 जनरल कैटेगरी के लिए, टोटल मिला के 20 पोस्ट है। लॉ एंट्री केवल 1 पोस्ट है, वो भी OBC कैंडिडेट के लिए रिजर्व्ड है। तो ये टोटल मिला के 71 पोस्ट हैं इन 3 कैटेगरी में जो कि भरी जानी। ये वैकेंसी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है एज पर दी रिक्वायरमेंट। अब इसमें एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है?
जो कैंडिडेट किसी डिसिप्लिनरी ग्राउंड पे किसी सर्विस से निकाला गया हो वो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है इस पोस्ट के लिए, ध्यान रखिएगा। कैंडिडेट जो अरेस्ट हो चुका हो, कन्विक्टेड हो या प्रोसिक्यूटेड किया गया हो क्रिमिनल ग्राउंड पे, तो वो भी इनेजिबल हो जाता है इन पोस्ट के लिए। अगर कोई वैकेंसी SC ST OBC इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की यहां पर नहीं है तो रिजर्वेशन भैया नहीं मिल सकता है, तो रिजर्व कैंडिडेट को अनरिजर्व कैंडिडेट में ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। बट वो एलिजिबल हैं मार्क्स और एज को लेकर एज पर दी रिलैक्सेशन। SC ST कैंडिडेट है वो जिनको केवल पेमेंट्स मतलब इन SC ST कैंडिडेट है उनको ही केवल जो एप्लीकेशन फीस है एग्जाम्पशन है, बाकी सबको एप्लीकेशन फीस देनी है। अब जो डी पॉइंट है जो कि फाइनल ईयर में और फाइनल सेमेस्टर डिग्री प्रोग्राम में अभी पढ़ रहे हैं और वो इंटरेस्टेड है बढ़ने के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन इसमें है उनके कोई अरियर सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए प्रीवियस सेमेस्टर में और 60% मार्क्स सिक्योर किए हों लास्ट सेमेस्टर में, ठीक है। और एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग मींस एट द टाइम ऑफ फाइनल सिलेक्शन व्हेन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है उनका एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गया हो और रिजल्ट डिक्लेयर हो गया हो, ठीक है। ये सारी चीजें उनको देना है। दे आर रिक्वायर्ड टू सबमिट प्रूफ ऑफ पासिंग सर्टिफिकेट बाय 30 मई। देखिए यहाँ पर मेंशन है 30 मई तक का टाइम दिया गया, तब तक आपको फाइनल पासिंग सर्टिफिकेट का एक सर्टिफिकेट आपको प्रूफ देना है कि आपने ये पास कर लिया है, उससे आगे एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। अगर आप फाइनल ईयर में हैं ध्यान रखिए इस चीज का, आपका रिजल्ट 30 मई से पहले पहले आ जाना चाहिए। चलिए सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं। तो इसमें वेरियस स्टेजेस हैं जो आपको पास करने हैं, उसके थ्रू ही सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन जो ऑफिसर का है वो ऑल इंडिया बेसिस की मेरिट लिस्ट के हिसाब से होगा। परफॉर्मेंस 1 से लेके 5 स्टेज में एग्जाम होगा, उनमें उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगी और ये सारे के सारे इंडियन कोस्ट गार्ड कंडक्ट कराएगी और सारे ये स्टेजेस हैं पार करना कंपलसरी है सबके लिए। और कैंडिडेट को बायोमेट्रिक, फोटो आइडेंटिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सारे स्टेज के लिए फिजिकली वहां पर मौजूद होना चाहिए। स्टेज 1 क्या है? स्टेज 1 जो है वो है स्क्रीनिंग टेस्ट होगा एलिजिबल कैंडिडेट का, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा वेरियस सेंटर्स अक्रॉस द इंडिया। स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो कैंडिडेट का कराया जाएगा GD CPL एंड टेक्निकल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। और स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो MCQ टाइप कैटेगरी का होगा, जिसमें कि क्वेश्चंस होंगे 400 मार्क्स के लिए 100 क्वेश्चंस विद 4 मार्क्स ईच, करेक्ट आंसर एंड 1 नेगेटिव मार्क। अगर आपने नेगेटिव कोई इनकरेक्ट आंसर दिया तो 1 मार्क उसमें पेनाल्टी है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। एग्जामिनेशन का जो ड्यूरेशन है 2 घंटे का है। मीडियम जो है टेस्ट पेपर का इंग्लिश होगा, तो ये प्योरली इंग्लिश में होना है। कैंडिडेट हैज टू टेक फॉलोइंग टेस्ट डिपेंडिंग ऑन देयर पोस्ट। सेक्शन 1 है जो GD और CPL जो शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट है उनके लिए इंग्लिश के 25 क्वेश्चन एंड रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के 25 क्वेश्चन, जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन। तो ये टोटल मिला के 2 घंटे का एग्जाम। सेक्शन 2 फॉर मैकेनिकल ओनली, उनके लिए जनरल इंग्लिश है, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 10 क्वेश्चन, इंग्लिश 10 क्वेश्चन, ये देखिए नोट कर लें। जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज 10 क्वेश्चन एंड बाकी मैकेनिकल में जो आपने पढ़ा डिग्री से उससे 60 क्वेश्चन आएंगे। तो ये टोटल मिला के 100 क्वेश्चन 2 घंटे का एग्जाम आप देने वाले हैं। सिमिलरली फॉर इलेक्ट्रिकल के लिए सेम चीज होगी, इंग्लिश के 10, रीजनिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी के 10, जनरल साइंस एंड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के 10, जनरल नॉलेज के 10 और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के 60 क्वेश्चन। पुट टुगेदर 100 क्वेश्चन 2 घंटे का एग्जाम ये आपको देना है। हर करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स और रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क्स कट हो जाएगा। ऑल इंडिया बेस्ड मेरिट बनेगी स्टेज 1 के बाद में, उसके बाद आप स्टेज 2 के लिए जा सकते हैं। स्टेज 2 क्या होगा? PSB एग्जाम होगा, ठीक है। और इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो अपना फिक्स एक क्राइटेरिया कट ऑफ मार्क्स डिसाइड कर चुकी है, उसके हिसाब से ही सारे स्टेजेस के लिए फिक्स्ड कट ऑफ होगा। उतने तक आप पहुंचते हैं तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा नेक्स्ट स्टेज के लिए। स्टेज 2 क्या है? प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड, जिसे हम कहते हैं
एसएसबी आल्सो कह लो उसको, या प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड कह दो, इसको पीएसबी टेस्ट किया जाएगा। तो आपकी जो परफॉर्मेंस स्टेज 1 पे है उस हिसाब से आपको शॉर्टलिस्ट करके आपको आना है प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड के लिए, जो कि कंडक्ट किया जाएगा नोएडा, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये 4 सेंटर हैं जहां पे किया जाएगा। कैंडिडेट को अपना चॉइस जो सिलेक्शन सेंटर का दिन भरना है, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो तभी आपको भर देना है। कैंडिडेट विल बी स्क्रीन्ड थ्रू कंप्यूटराइज्ड कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट CCBT एंड पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन। तो CCBT जो होगा, जिसे कहते हैं कंप्यूटराइज्ड कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट, वो इंग्लिश में होगा एंड ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। और जो आपका जो PP जिसे कहते हैं पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन, एक पिक्चर दिखाया जाएगा, उस पर जो स्टोरी लिखना है, फिर उस पर डिस्कशन होगा, वो जो होना है वो आप क्या है उसमें आप बोल सकते हैं डिस्कशन इंग्लिश में। अगर आप हिंदी में बोल सकते हैं, अगर आप नहीं इंग्लिश में बोल पाते तो हिंदी में भी बोल सकते हैं, आप फ्री हैं हिंदी यूज करने के लिए। स्टेज 2 जो एग्जामिनेशन है वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यहाँ पे कोई ग्रेड नहीं बनने वाली, जस्ट पास। तो आपका एक तो हो गया कंप्यूटराइज्ड कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट, जो कि एक रिटन एग्जाम है। उसके अलावा पिक्चर दिखा के उस पर स्टोरी लिख के उस पर डिस्कशन करना है, उसमें आप इंग्लिश या हिंदी किसी भी मीडियम में बोल सकते हैं, आपको डिफेंड करना है अपनी चीजों को। ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, आपको केवल पास होना है स्टेज 2 में। अब देखिए कैंडिडेट का वेरिफिकेशन, जब आप रिपोर्ट करेंगे स्टेज 2 के लिए तो पहले आपका फोटो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, फोटो कैप्शन बायोमेट्रिक रिकॉर्डेड स्टेज 2 में किया जाएगा, उसको वेरीफाई किया जाएगा। पहले स्टेज में जब आपने ये सारी चीजें की गई उससे अगर मैच नहीं करता है तो आपको स्क्रीनिंग टेस्ट में अपीयर नहीं करने दिया जाएगा, नेक्स्ट स्टेज में नहीं जा सकते। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, जितने भी आप डॉक्यूमेंट जो कैंडिडेट हैं जो PSB जो क्लियर कर लिए होंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट आपने पहले अटैच किए थे उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आपको आना है, उनको वेरीफाई करवाना है, ठीक है। स्टेज 2 के दौरान में इन केस ऑफ कोई डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है तो आपका रिजेक्शन हो सकता है, ध्यान रखिएगा। जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो कि यहाँ पे वेरिफिकेशन में आपको देने हैं। उसके बाद स्टेज 3 होगा। स्टेज 3 के लिए फाइनल सिलेक्शन बोर्ड होगा। देखिए प्री सिलेक्शन बोर्ड में जो है, प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड में केवल 2 चीजें हुई थी, कंप्यूटराइज्ड कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट और दूसरा वो था पिक्चर पर्सन डिस्कशन। अब होगा फाइनल सिलेक्शन बोर्ड। इसमें क्या है, जब स्टेज 3 के लिए आप जाते हैं तो आप जो स्टेज 2 पार करके हैं, ठीक है, वो स्टेज 3 के लिए जाएंगे, उनको पर्सनल लॉगिन आईडी पे इंटीमेट कर दिया जाएगा। और FSP जो कॉल अप लेटर है और रिपोर्टिंग इंस्ट्रक्शन है वो आपको भेज दिया जाएगा लॉगिन आईडी से। FSP जो कंडक्ट किया जाएगा, बुक किया जाएगा कोस्ट गार्ड सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा, जो कि नोएडा में है, और वो 5 दिन के लिए कंडक्ट होगा ये वाला टेस्ट। तो जो कैंडिडेट हैं इसमें क्या क्या टेस्ट किए जाएंगे उन पे, साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टास्क, इंटरव्यू जिसे कहते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट, एंड फाइनल सिलेक्शन विल बी कंडक्टेड फरवरी और अप्रैल के बीच में फाइनल सिलेक्शन इसका हो जाना है। तो सारी जो प्रोसेस है इसके बीच में हो जाने हैं। तो स्टेज 3 में आपका ये टोटल ये साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, ग्रुप टास्क होगा, इंटरव्यू होगा, ये 3 चीजों को असेस करके आपको बोर्ड जो है वो कॉन्फ्रेंस में लास्ट डे में अनाउंस करेगा कितने कैंडिडेट इसमें रिकमेंडेड किए जाते हैं स्टेज 4 के लिए, ठीक है। तो स्टेज 4 आपका मेडिकल एग्जामिनेशन है। अब स्टेज 4 आता है मेडिकल एग्जामिनेशन, जो इसमें रिकमेंडेशन हो जाएंगे उनका मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। उसका भी जो इंफॉर्मेशन आपको ईमेल के द्वारा भेज दी जाएगी, ठीक है। तो आपको आना है बीएस मेडिकल हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में, वहां पे आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा एज पर दी नॉर्म्स। स्टेज 5 इंडक्शन, जब आप स्टेज 4 में जो पास हो गए उनका इंडक्शन ट्रेनिंग होगा, मतलब इंडक्शन प्रोग्राम होगा। तो कैंडिडेट जो क्लियर करेंगे चौथा का, उनको ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बनेगी वैकेंसी के हिसाब से, ठीक है, उसमें सिलेक्टेड पाए जाते हैं, उनका इंडक्शन प्रोग्राम किया जाएगा INA एजिमला में नेवल ओरिएंटेशन कोर्स एज पर द इंस्ट्रक्शन। ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट जो है बेस्ड ऑन कंबाइंड मार्क्स ऑफ स्टेज 1 स्टेज 3। कैंडिडेट रिपोर्टिंग एट INA फॉर ट्रेनिंग विल फर्स्ट अंडरगो फोटो एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। देखिए ये बहुत ज्यादा
अच्छी चीज इनने इंट्रोड्यूस की है, फोटो एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। पहले क्या होता था, किसी की जगह पे कोई और टेस्ट देके आ जाता था, वो चीजों को रोकने के लिए फोटो एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी इसमें ऐड कर दिया गया है। रिजल्ट का डिक्लेरेशन कब होगा? रिजल्ट सारे स्टेजेस के जो हैं वो आते रहेंगे वेबसाइट के ऊपर। स्टेज 1 उसका रिजल्ट, स्टेज 2 ऐसे लग के स्टेज 5 तक के रिजल्ट सारे आईसीजी की वेबसाइट पे आते रहेंगे। तो आपको चेक करते रहना। जैसे स्टेज 1 का एग्जाम होगा, उसका जो रिजल्ट है वो 30 दिन में अनाउंस हो जाएगा। उसके बाद स्टेज 2, स्टेज 3, ये फास्ट प्रोसेस है, फरवरी से अप्रैल के बीच में ये सारी चीजें हो जानी है, क्योंकि जून में इसकी ज्वाइनिंग है। अब अप्लाई कैसे करना है? आपको जाना है वेबसाइट पे ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड.cds.in पे, और यहाँ पे जाके अप्लाई करना है ऑनलाइन। 17 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक 5:30 तक ये विंडोज ओपन है, आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपकी एक ईमेल आईडी होनी चाहिए और मोबाइल नंबर जो कि वैलिड रहना चाहिए कम से कम 1 साल के लिए, जब तक ये सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। कैंडिडेट जो है वो केवल एक पोस्ट के लिए अप्लाई करे, एदर असिस्टेंट कमांडर जीडी, असिस्टेंट कमांडर टेक्निकल, और असिस्टेंट कमांडर टेक इलेक्ट्रिकल, और असिस्टेंट कमांडर सीपीएल शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट, और असिस्टेंट कमांडर लॉ के लिए केवल एक पोस्ट के लिए उसको अप्लाई करना है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। और कैंडिडेट फिल्स मल्टीपल एप्लीकेशन इन वन पार्टिकुलर रिक्वायरमेंट साइकिल, देन हिज लेटेस्ट एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। तो मतलब कहने की बात है, एक ही एप्लीकेशन आपका एक्सेप्टेड होगा, इन एक ही ट्रेड के लिए आप अप्लाई करें। अब डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करने हैं, कैंडिडेट को जितने डॉक्यूमेंट उनकी एक सॉफ्ट कॉपी बना ले, और उसके बाद में आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन में लगाने हैं। फ्यू आर रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड, तो अलग अलग स्टेज में, जैसे कि स्टेज 1 में कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, फिर जब स्टेज 2 के लिए जाएंगे तो कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, और स्टेज 3 जब होगी तब तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही आपके वेरीफाई हो जाएंगे। तो आधे आधे डॉक्यूमेंट होंगे जिनकी डिटेल आपको दे दी जाएगी। अब कंपलसरी डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने हैं आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में स्टेज 1 में, वो है आपका पासपोर्ट साइज का रिसेंट कलर फोटोग्राफ। ठीक है, जो कि 3 महीने से ज्यादा पुराना हो, और साथ में आपका खुद का क्या है ना, सिग्नेचर व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक से सिग्नेचर भी होना चाहिए। लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन भी होना चाहिए। बैकग्राउंड जो है वो एकदम लाइट कलर होना चाहिए, और आपको सर पे ना तो पगड़ी पहननी है ना ही टोपी पहननी है, ये क्लियरली मेंशन है यहाँ पर। ठीक है, और जो है कैंडिडेट को चश्मा भी नहीं पहनना है, विदाउट स्पेक्टेकल्स। ठीक है, उसके साथ उसको ब्लैक स्लेट लेनी है ऑन हिज चेस्ट, उस पर नाम लिखा होना चाहिए, डेट ऑफ फोटोग्राफ टेकन एंड क्लियरली रिटन ऑन दी व्हाइट चॉक ऑन दी कैपिटल लेटर। जब आप फोटो खिंचा रहे हैं ना, तो वो मेंशन होना चाहिए आपका स्लेट के ऊपर, और स्लेट के साथ में आपको फोटो खिंचाना है जो यहाँ पे अपलोड करोगे। कैंडिडेट का जो फोटो है वो क्लियर होना चाहिए, और ये सारी चीजें फॉलो करना चाहिए। स्लेट के ऊपर डेट भी लिखाना चाहिए कब फोटो खिंच रहा है। कैंडिडेट का एक स्कैन्ड सिग्नेचर इमेज, स्कैन्ड लेफ्ट थंब, राइट थंब इंप्रेशन भी होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी यहाँ पे मांगा गया, जो कि 10th का आपका सर्टिफिकेट हो गया। ठीक है, और आइडेंटिटी प्रूफ एक आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी एक लगा सकते हैं। अगर आप जॉब में हैं, ठीक है, तो आपको सर्विंग सर्टिफिकेट देना है। अगर आप आईसीजी या सिविलियन पोस्ट में भी अगर काम कर रहे हैं, एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा जहां से आप बिलोंग करते हैं, तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। अब देखिए स्टेज 1 के लिए था। अब लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड इफ शॉर्टलिस्टेड फॉर स्टेज 2, राइट, दैट प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड। उस दौरान आपको 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, डिप्लोमा किए हों सारे सेमेस्टर की मार्कशीट, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन ईयर वाइज मार्कशीट, ओरिजिनल प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट। कैंडिडेट अपीयर इन फाइनल सेमेस्टर, जैसे आप फाइनल सेमेस्टर में हैं या डिग्री में हैं, तो सारे जितने भी आपके पास में डॉक्यूमेंट हैं सेमेस्टर के, वो सारे के सारे अपलोड करने हैं। सीपीएल लाइसेंस का कॉपी, कैटेगरी सर्टिफिकेट, एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है तो वो भी दे सकते हैं। अगर आप सर्विंग हैं किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में तो एनओसी सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा, जिसे कहते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो कि आपको अपलोड करना है। अब इसमें नोट दे दिया गया है, अगर आप SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से आते हैं और आप कोटा अगर क्लेम कर रहे हैं, तो आपको वो
सर्टिफिकेट भी लगाना है, ठीक है। इकोनॉमी वीकर सर्टिफिकेट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में होना चाहिए, जो कि आईसीसी की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें बनवा के लाएं। ओबीसी नॉन क्रीमी लेवल का सर्टिफिकेट अभी लेटेस्ट वन का होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला, और उसका भी फॉर्मेट दिया गया है, इसी वेबसाइट पे ले सकते हैं। साइज जितने भी ये डॉक्यूमेंट हैं स्कैन करने के बाद 10 KB और 100 KB के बीच में होना चाहिए। लास्ट डेट ऑफ जो है अपलोडेड डॉक्यूमेंट जो है, इश्यू ऑफ डॉक्यूमेंट हैज टू बी ऑन बिफोर क्लोजिंग डेट, उससे पहले पहले का ही ये होना चाहिए स्टेज 1 के लिए। तो 31 जनवरी 23 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऑल डॉक्यूमेंट जो है आप जो अपलोड करने हैं वो हिंदी में होना चाहिए, इंग्लिश में होना चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट्स टू अपलोड बोथ ओरिजिनल इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इफ द डॉक्यूमेंट इज एनी अदर लैंग्वेज देन हिंदी और इंग्लिश। अगर हिंदी और इंग्लिश में तो कोई इश्यू नहीं है, किसी और लैंग्वेज में तो उसका ट्रांसक्रिप्ट आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपको अटैच करनी है। फॉर्मेट ऑफ नॉन इश्यूएंस डिग्री सर्टिफिकेट गिवन ऑन वेबसाइट। एग्जामिनेशन फी इसके लिए कितनी 250 रुपये निर्धारित की गई है। तो SC ST से हैं तो आप नहीं भरेंगे तो आप एग्जेम्प्टेड हैं, और फीमेल कैंडिडेट हैं तो भी आप एग्जेम्प्टेड हैं, बट रिमेनिंग को 250 रुपये फीस देना है, जो कि ऑनलाइन आप जमा कर सकते हैं मास्टर कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI से या इंटरनेट बैंकिंग से भी आप दे सकते हैं। अब एक्सेप्शन ऑफ एग्जामिनेशन फी किन के लिए? SC ST कैंडिडेट हैं आप तो आपको एग्जामिनेशन फी नहीं देनी है, ठीक है। कैंडिडेट आर लेवल टू डिस्चार्ज रिजेक्टेड एनी स्टेज ऑफ रिक्वायरमेंट, अगर ये पाया जाता आप SC ST से नहीं हो और आपने उसको क्लेम भी कर लिया, और अगर आपका अनसक्सेसफुल पेमेंट हो गया, आपने किया और सही तरह से नहीं हुआ, तो ये ऑटोमेटिकली आपको रिफंड कर दिया जाएगा, नहीं तो आप 15 दिन तक वेट कीजिए, आपका पैसा रिफंड आ जाएगा। अगर आपने एक से अधिक बार पेमेंट कर दिया है तो वो भी आपका रिफंड कर दिया जाएगा। और एप्लीकेशन की अगर फीस आपने एक बार पे कर दी है वो आपकी रिफंड नहीं होगी, बट जो इरोनियस अगर आपके पेमेंट हो जाते हैं वो सारे के सारे रिफंड हो जाएंगे। ट्रैवल एक्सपेंसेस की बात करें तो स्टेज 1 के लिए जब आप आ रहे हैं सिलेक्शन के लिए, तो SC ST कैंडिडेट हैं जो कि जॉब में नहीं लगे हैं, बेरोजगार हैं, ठीक है, पर उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए उनके पास, उनको 2nd क्लास का फेयर दिया जाएगा, ट्रेन या बस का या स्टीमर जो भी है वहां तक पहुंचने के लिए, जब ओरिजिनल टिकट अपना प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, नियरेस्ट स्टेशन से। तो होम स्टेशन से 30 किलोमीटर की रेंज में, इसलिए पहला जो चॉइस सिलेक्शन का सेंटर का है वो 30 किलोमीटर की रेंज में ही होना चाहिए, ऐसा यहाँ क्लियरली मेंशन्ड है, ठीक है। स्टेज 2 के लिए टू एंड फ्रो फेयर दिया जाएगा, AC 3 टायर्स का, चेयर कार का, जो एक्चुअल बस फेयर जो शॉर्टेस्ट रूट होगा आपके घर से लेकर सिलेक्शन सेंटर का, ठीक है। और फाइनल सिलेक्शन बोर्ड में आ रहा है स्टेज 2 में, तब भी वो रिम्बर्स कर दिया जाएगा जब ओरिजिनल टिकट आप वहां पे देते हैं। ये केवल फैसिलिटी दी जाएगी SC ST कैंडिडेट को, ठीक है। SC ST कैंडिडेट जो हैं उनको 2nd क्लास रेलवे बस फेयर दिया जाएगा, PSB FSB रिस्पेक्ट ऑफ द नंबर ऑफ अपीयरेंसेस, ठीक है। फर्स्ट स्टेज का केवल SC ST को मिल रहा है, 2nd स्टेज का जो है वो सबको मिलेगा, 3rd टायर का रिम्बर्समेंट, बट SC ST के लिए तो भाई यहाँ पे भी फायदा मिल रहा है। एग्जामिनेशन सिटी की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको 5 सेंटर देने हैं, कम से कम 5 सेंटर देने हैं, जिसमें कि एक कंडीशन मेंशन कर दी कि पहला जो सेंटर आप भरेंगे वो 30 किलोमीटर की रेडियस में होना चाहिए। आप जहां रह रहे हैं वहां से 30 किलोमीटर की रेडियस में एक सिलेक्शन सेंटर आपको मेंशन करना है। अगर कोई है नहीं सिलेक्शन सेंटर 30 किलोमीटर की रेंज में, तो नेक्स्ट एग्जामिनेशन सिटी जो कि नियरेस्ट है आपके, वो आप फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। इसमें एक नोट दे दिया गया है, इस चीज का ध्यान रखना, अगर ये जो फर्स्ट सिलेक्शन सेंटर जो आप मेंशन कर रहे हैं, अगर ये पाया गया आपने जानबूझ के नियरेस्ट सिलेक्शन सेंटर नहीं मेंशन किया है, दूर का लिया है पहला चॉइस, तो आपका कैंडिडेचर है कैंसिल कर दिया जाएगा, ध्यान रखना चीज का। इंडियन कोस्ट गार्ड है वो बिल्कुल राइट रिजर्व करती है किसी भी एग्जामिनेशन सेंटर को अलॉट करने के लिए, अगर कैंडिडेट ज्यादा आ जाते हैं सेंटर पे। तो अब देखिए इससे रिलेटेड कोई क्वेरी करनी है, क्लैरिफिकेशन लेना है, उसके लिए अलग अलग ईमेल आईडी है। स्टेज 1 से लेकर स्टेज 2, जब तक कि आपका प्री सिलेक्शन बोर्ड नहीं हो जाता 4th एंड 5th स्टेज, इससे पहले जितना भी ये टेस्ट तक अगर कोई कंफ्यूजन आता है तो आप इसी ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर लीजिए, फोन नंबर भी दिया है यहाँ पर। स्टेज 2 जब आप अपलोड कर दिए डॉक्यूमेंट और एडमिट कार्ड भी आ गया, ठीक है, प्री सिलेक्शन बोर्ड के लिए और फाइनल सिलेक्शन बोर्ड के लिए, उससे रिलेटेड कोई क्वेरी है, इसके लिए ईमेल आईडी मेंशन है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये मोबाइल नंबर दिया गया, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं।
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, पेमेंट इशू आ रहे हैं, एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड कर पा रहे हो, तो आप इस ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम टेलीफोन नंबर भी दिए गए यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। अब देखिए टेंटेटिव डेट्स दी गई हैं कि आप एडमिट कार्ड कब डाउनलोड करेंगे और एग्जाम कब होगा। तो देखिए कैडर की बात करें, जीडी का है और सीजीएल का है और टेक, सीपीएल टेक और टेक्निकल और लॉ, ये फर्स्ट जो स्टेज है नवंबर में होंगी मोस्टली, सेकंड स्टेज है दिसंबर में, थर्ड स्टेज जो है फरवरी से लेके अप्रैल के बीच में, और फोर्थ स्टेज है वो भी फरवरी अप्रैल 23 में हो जाएगी, और जो फाइनल स्टेज मेडिकल जो है वो जून तक कंप्लीट हो जाएंगे। ये टेंटेटिव डेट्स हैं, इनके बीच में आपका सिलेक्शन होना है। तो इसकी जो एग्जैक्ट डेट है वो इंडियन कोस्ट गार्ड अनाउंस करेगा और आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा आपकी ईमेल के जरिए और एसएमएस के जरिए, और वेबसाइट पे आप विजिट करते रहिए तो आपको पता चलता रहेगा। और एग्जामिनेशन सिटी जो आपको अलॉट की गई है वो 10 दिन पहले आपको बता दी जाएगी स्टेज 1 से, सो दैट आप प्रिपेयर कर सकते हैं और पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इंटीमेट की जाएंगी टाइम टू टाइम। अब डॉक्यूमेंट जो हैं, जो वेरियस स्टेजेस पे आपको लेके जाने हैं, स्टेज 1 में एक कलर्ड प्रिंट आउट होना चाहिए एडमिट कार्ड का, कलर्ड प्रिंट आउट, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं चलेगा, क्लियरली मेंशन है। 2 कलर्ड फोटोग्राफ्स आपको लेके जाने हैं, ओरिजिनल फोटो आईडी चाहिए, SC ST कैंडिडेट जो है ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट लेके आएंगे, 2 फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड SC ST सर्टिफिकेट, ओरिजिनल ट्रेन और बस की टिकट, कैंसल्ड चेक लेके आओगे NEFT पेमेंट के लिए, जो कि ये मनी रिफंड होगा। ये SC ST कैंडिडेट के लिए केवल बोला है, ठीक है। बाकी लोग आईडी प्रूफ और 2 कलर फोटोग्राफ और एडमिट कार्ड लेके पहुंचेंगे। स्टेज 2, यहाँ पे 2 कॉपी आपको कंप्यूटर जनरेटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन और एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद रिसेंट पासपोर्ट कलर फोटोग्राफ, ये आपको लेके जाना है। ठीक है, ओरिजिनल 10th सर्टिफिकेट चाहिए, मार्कशीट, ओरिजिनल 12th सर्टिफिकेट और आपकी मार्कशीट, डिप्लोमा की किए हैं तो उसकी मार्कशीट, ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट, ठीक है, और उसकी मार्कशीट सारी लेके जानी है। BE टेक की जो है या LLB का है जो लेके जाना है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ वो भी ओरिजिनल में होना चाहिए आपका। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, 12 रिसेंट पासपोर्ट फोटोग्राफ, जो फोटोग्राफ है 12 नंबर में लेके जाने हैं और विद ब्लू बैकग्राउंड जो है उसका ब्लू होना चाहिए। CPL लाइसेंस जो आपके पास में ओरिजिनल लेके जाना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है, जहां पर रहते हैं वो NCC की है उनका भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट OBC से, EWS से, ये सारे के सारे आप को लेके जाने हैं। ठीक है, ये सारी चीजें चाहिए सेकंड स्टेज में। अगर आप ये सबमिट करना भूल जाते हैं स्टेज 2 तो आपको कैंडिडेट कैंसिल कर दिया जाएगा। और जितने भी फोटोकॉपी हैं सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए इन योर ऑन सिग्नेचर। फोटोकॉपी शुड आल्सो हैव डिटेल्ड नेम एंड रोल नंबर उस पर जो प्रिंटेड होना चाहिए, और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो रिटर्न कर दिए जाएंगे स्टेज 2 और स्टेज 3 में वेरिफिकेशन के बाद में। ठीक है, तो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना ना भूलें ICG से। ठीक है, आफ्टर वेरिफिकेशन। स्टेज 4 जो मेडिकल एग्जामिनेशन है उस दौरान आपको क्या लेके जाना है, कलर्ड प्रिंट आउट एडमिट कार्ड का, जो स्टेज 3 के बाद का है। स्टेज 3 का है ओरिजिनल फोटो ID जो आपकी है। अगर आप ये सबमिट नहीं कर पाते हैं तो स्टेज 2 में आपको नहीं बैठाया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। स्टेज 5 इंडक्शन प्रोग्राम जो आपका इंडियन नेवल अकेडमी में होना है, वहां ये सारे सर्टिफिकेट लेके जाने, बहुत सारे हैं। देखिए 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12th का, ग्रेजुएशन का, डिग्री का, कैटेगरी सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कॉमर्शियल पार्सल, NOC, अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो NOC भी लेटर भी लेके जाना है। लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट, ऑन रिस्क सर्टिफिकेट टू बी साइंड बाय कैंडिडेट, डिक्लेरेशन टू बी साइंड बाय द मेल एंड वुमेन कैंडिडेट, अग्रीमेंट टू बी साइंड बाय द कैंडिडेट, bond to be signed by the parents, guardian and candidates, form of certificate signed by the parents, certificate by the candidate regarding marital status, married है unmarried है, detail verification attestation form, identity certificate, ये सारी चीजें आपको लेके जानी है। अगर आप सबमिट नहीं कर पाते हैं डॉक्यूमेंट स्टेज 4th में 5th में तो आपका कैंडिडेट कैंसिल कर दिया जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा नेवल एकेडमी की मिलिट्री हॉस्पिटल में। ठीक है, और उसके लिए देखिए हाइट वेट सारी यहाँ पर मेंशन की गई है। असिस्टेंट कमांडेंट GD टेक्निकली 57 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट है। रिडक्शन इन हाइट जो है कैंडिडेट की हिली एरियाज के लिए जो है थोड़ा सा कम हाइट वाले ले लिए जाएंगे, बट 157 सेंटीमीटर मिनिमम रिक्वायरमेंट। असिस्टेंट कमांडेंट CPL जो कमर्शियल पायलट लाइसेंस होल्डर है, मैन और वुमेन, 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और मैक्सिमम 197 सेंटीमीटर। लेग की जो लेंथ है वो 99 सेंटीमीटर की मिनिमम होनी चाहिए, जो यहाँ मेंशन कर दी गई है। वेट
प्रोपोर्शनल टू हाइट वेट होना चाहिए, ±10% एक्सेप्टेबल। चेस्ट जो है प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, उसमें एक्सपेंशन कम से कम 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। आई साइट असिस्टेंट कमांडर जीडी के लिए 6x6 और 6x9 अनकरेक्टेड विदाउट ग्लास एंड विद ग्लास 6x6 6x6 होने चाहिए। कमांडेंट सीपीएल होल्डर बोथ मेन एंड फीमेल के लिए 6x6 1 आई, 6x9 एंड अदर आई करेक्ट करने पर 6x6 हो जानी चाहिए। ठीक है। असिस्टेंट कमांडेंट टेक्निकल मेल के लिए 6x36 6x36 अनकरेक्टेड विदाउट ग्लास दोनों आई की, और जब ग्लास लग गया हो तो 6x6 दोनों आंखों में होना चाहिए। टैटू वगैरह नहीं होने चाहिए। देखिए परमानेंट बॉडी टैटूज आर नॉट परमिटेड ऑन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए आपकी बॉडी के ऊपर, इस चीज को क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। अब देखिए ऊपर की जितने भी रिक्वायरमेंट है मेडिकल बोर्ड डिसाइड करता है और उसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, तो सारी चीजें अपनी ध्यान करके लाना चाहिए। कान अपने साफ करवा के लाएं, दांतों से टार्टर रिमूव करवा के आए मेडिकल एग्जामिनेशन से पहले। ठीक है। जो अपनी हाइट का रिलैक्सेशन क्लेम कर रहे हैं तो सर्टिफिकेट भी साथ में लेके आना है मेडिकल ऑफिसर से। अगर आप सबमिट नहीं कर पाएंगे तो आपको किसी भी तरह का क्लेम नहीं दिया जाएगा। कैंडिडेट जो मेडिकल स्टैंडर्ड हैं वो अपियर होंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए, इसमें कोई भी तरह का वेवर नहीं मिलेगा। स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड फिक्स हैं, सारे स्टैंडर्ड पे आपको खरा उतरना है। वैलिडिटी ऑफ सिलेक्शन, इस बैच में जितने भी सिलेक्टेड होंगे वो इस बैच के लिए होंगे, अगले में आपको शिफ्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है। और जो कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं आया वो ये एज्यूम करके नहीं चले कि उनको भैया वेटिंग लिस्ट में रख लिया अगली बार ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मेरिट लिस्ट है फाइनली जो फाइनल सिलेक्शन बोर्ड से जो रिकमेंडेड हो जाते हैं, उसके बाद मेडिकल एग्जाम के बाद मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बाद में ही आपका इसमें एंगेजमेंट होना है। तो मेरिट लिस्ट भी पब्लिश कर दी जाएगी जून के एंड तक। ठीक है। और वो आपको ज्वाइन करना INA एजमला में। ट्रेनिंग जो है 22 वीक की होगी, बेसिक ट्रेनिंग। उसके बाद एब इनिशियो ट्रेनिंग होगी किसी भी ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट यूनिट में या शिप है इंडियन नेवी के, इंडियन कोस्ट गार्ड के। तो अंडर ट्रेनी असिस्टेंट कमांडेंट जो है उनको डिस्चार्ज भी किया जा सकता है अगर वो अनसुटेबल पाया जाता है या प्रोग्रेस नहीं कर रहा है ट्रेनिंग के दौरान में, कंडक्ट उसका अच्छा नहीं है, सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो उसको सर्विस से निकाला भी जा सकता है किसी भी दौरान। अब रीजन ऑफ रिजेक्शन क्या क्या हो सकते हैं, कई सारे रीजन हो सकते हैं। अगर ये पाया गया कि उसने कोई भी इंफॉर्मेशन गलत दी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की रॉन्ग इंफॉर्मेशन उसने दिया है, फोर्स डॉक्यूमेंट जमा किए हैं, तो भी निकाला जा सकता है। एक्ट ऑफ इनडिसिप्लिन एक्टिविटी करता है, चीटिंग करता है, माल प्रैक्टिस करता है एग्जाम के दौरान, तो भी निकाला जा सकता है। जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है, कैंडिडेट को कम से कम 2 दिन रुकने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करके लाना चाहिए प्रिलिमिनरी सिलेक्शन के लिए। ठीक है। और कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेगुलरली विजिट दिस वेबसाइट पे रेगुलरली विजिट करते रहें। कोई भी एग्जामिनेशन रिलेटेड वेन्यू सेंटर एंड ऑल इंफॉर्मेशन यहाँ पे ही डिस्प्ले होगी, तो रेगुलरली विजिट करते रहें। जैसे कि कहा गया है कि लिमिटेड सीट हैं, मतलब वैकेंसी लिमिटेड हैं, तो इंडियन कोस्ट गार्ड जो है कट ऑफ मार्क्स डिसाइड कर सकती है, हायर कट ऑफ मार्क्स भी डिसाइड कर सकती है। उसके लिए वो फ्री है स्टेज 2 के दौरान, और स्टेज 3 तक पहुंचते मोबाइल फोन इलेक्ट्रॉनिक आइटम ये सारे जितने भी चीजें हैं वो अलाउड नहीं होंगी एग्जामिनेशन प्रेमिसेस में, तो इसको ना लेके आए। ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो है ये आपको अटैच नहीं करने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में, ध्यान रखना। पर वेरिफिकेशन के दौरान आपको ये सारी चीजें लेके आनी हैं। ठीक है। अगर कोई डॉक्यूमेंट लॉस हो जाता है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, ध्यान रखना चीज का। कैंडिडेट को जो है एक सेंटर ही सिलेक्ट करना है स्टेज 2 के लिए, एक से ज्यादा सेंटर ना दें। और अगर एक ही सेंटर पे ज्यादा कैंडिडेट आ जाते हैं तो ICG अपने हिसाब से, इंडियन कोस्ट गार्ड अपने हिसाब से कोई भी सेंटर अलॉट कर सकती है। तो ये तो रिगार्डिंग इसके डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन हो गए। अब देखिए प्रमोशन और पे लेवल की बात करते हैं। तो इनिशियल जो आपकी पोस्टिंग होनी है वो असिस्टेंट कमांडेंट के लिए होनी चाहिए। पे लेवल 10 है, 56,100 इसका जो है बेसिक पे स्टार्टिंग है। इसके बाद प्रमोशन होगा डिप्टी कमांडेंट, फिर जाओगे कमांडेंट, फाइनली रीच करोगे डायरेक्टर जनरल जिसकी सैलरी बेसिक पे है 2,25,000। इसके अलावा अदर पे एंड अलाउंसेस भी आपको मिलेंगे जो मिलते हैं। अदर बेनिफिट क्या है, मेडिकल कवर मिलेगा आपको अपना और फैमिली का, और डिपेंडेंट आपके पेरेंट्स का। फर्निश्ड गवर्नमेंट अकोमोडेशन आपको मिलेगा अपने लिए, फैमिली के लिए। ठीक है। नॉमिनल लाइसेंस फी के साथ में 45 दिन की आपकी अर्न लीव हो जाती है, 8 दिन की कैजुअल लीव हो जाती है 1 साल में। ठीक है।
LTC लीव ट्रेवल कंसेशन मिलेगा अपने लिए, फैमिली के लिए, डिपेंडेंट पेरेंट्स के लिए एज पर गवर्नमेंट नॉर्म। इंश्योरेंस आपको मिल रहा है 1 करोड़ का, ठीक है, जिसका प्रीमियम 10,000 पर मंथ लगेगा, जो कि ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम के तहत आपको मिल रहा है 1 करोड़ का इंश्योरेंस, 10,000 पर मंथ आपका इसमें कटेगा। कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम आपको मिलेगी, ग्रेचुटी मिलेगी रिटायरमेंट पे, कैंटीन फैसिलिटी भी आपको मिलने वाली है, लोन फैसिलिटी भी आप सब्सिडाइज रेट पे ले सकते हैं, सारी फैसिलिटी आपको मिल रही है। लर्न एंड पार्टिसिपेट इन वेरियस स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर एक्टिविटीज, ECHS मेडिकल फैसिलिटी आपको मिलने वाली है, प्रोविजन ऑफ फ्री राशन और राशन मनी आपको मिलेगी। ये सारे अलाउंसेस हैं, 9 टाइप के अलाउंस दिए गए, इनके अलावा और भी अलाउंसेस जो हैं मिलते रहेंगे आपको। और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन जो पब्लिश न्यूज़पेपर में जो दी गई है, ठीक है, इसमें अगर एम्बिग्युइटी कोई पाई जाती है उसके लिए कोई भी करेक्शन छपेगा वो वेबसाइट पे आप विजिट कीजिए, वहीं पे आ जाएगा, वेबसाइट से सारी करेक्ट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आप लें। और लास्ट डेट इसकी 7 सितंबर है 5:30 दिन तक, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में क्लियर बोल दिया गया किसी भी जुगाड़ के चक्कर में ना घूमे। इसमें जो सिलेक्शन है कि फेयर होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, तो किसी भी दलाल के पीछे ना घूमे, ठीक है, किसी जुगाड़ के चक्कर में ना घूमे, अन्यथा आप पैसा और टाइम दोनों की बर्बादी करेंगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी दोस्तों, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप इंडियन कोस्ट गार्ड का हिस्सा बन सकते हैं एज एन असिस्टेंट कमांडेंट इन दिस 4 डिसिप्लिन, ग्राउंड ड्यूटी या फिर पायलट में या मेडिकल में या लॉ ऑफिसर में। तो दोस्तों अगर और डाउट हो तो फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी मच मोर हैप्पी टू रिजॉल्व योर क्वेरी। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए अपडेट साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।